प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं, मतलब इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, चैप्टर के सारे कंटेंट्स को पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह देख ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ये क्वेश्चन है जो है, तो ये क्या होता है, रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाए जाने वाले लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गीलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां यह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे अथवा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसका महत्व लिखें। ठीक है, इस क्रम में आप लोगों का पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी को देखते हुए ये सब क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया होता है पौधों में भोजन बनाने का, जो कि पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, सूर्य से ऊष्मा ले लेते हैं और पृथ्वी से, पौधे की जड़ चूंकि पृथ्वी में लगी रहती है तो उससे खनिज और जल ले लेते हैं और पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिससे पौधे ये सभी चीजों से मिला करके पौधे अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए ये CO2 6CO2 वायुमंडल से लिया गया है, 12H2O जल जो है जड़ से लिया गया है पौधों के, और सूर्य का प्रकाश है और ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये सभी मिलकर के C6H12O6 जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जब ये निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में उसमें H2O का भी निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है, जो कि मानव के लिए क्या कि सभी जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसका महत्व क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिसे मनुष्य तथा अन्य जीवों जो है जो पौधे पर आश्रित होते हैं उसका पोषण होता है तथा पौधे का भी भोजन चलता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जीव जो है सभी जीव श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर के शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। इस क्रिया में CO2 ली जाती है तथा O2 बाहर निकाली जाती है, जिससे पर्यावरण में O2 और CO2 के मात्रा संतुलित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो चक्र चलते रहता है, जिससे प्रदूषण जो है दूर होता है और जो है ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ रहता है वायुमंडल में। प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद खनिज जो है उत्पाद है क्या, खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि, ये सभी हजारों वर्ष पहले जो है पृथ्वी के अंदर धंस जाते हैं। तो ये जो है पृथ्वी के अंदर जो है यह धसे हुए जितने भी पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वह सड़ गल करके खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि का रूप में जो है खनन किया जाता है, इसको मिलता है। ठीक है, तो यह भी जो है प्रकाश संश्लेषण से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है अथवा उत्सर्जी क्या है, मानव में इसके दो प्रमुख अंगों का नाम बताइए। तो उत्सर्जन क्या होता है कि किसी भी जीव जंतु या पौधों में जो अवशिष्ट पदार्थें होती है उसको त्यागना ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो शरीर में उपचयी क्रियाओं द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलता है उससे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं।
उत्सर्जन अंग जो है वृक्क हो गया यानी किडनी हो गया, और फेफड़ा हो गया, त्वचा हो जाएगा, नाक हो जाएगा, ये सभी से उत्सर्जन जो है होता है। तो जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है वही वृक्क होता है। ठीक है, वृक्क का काम होता है। फेफड़ा का क्या काम होता है कि रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वसन और दहन में अंतर बताना है। तो श्वसन क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। और जबकि दहन क्या होता है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो वह दहन कहलाता है। श्वसन में क्या होता है कि इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि दहन में ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। ठीक है, उत्पत्ति होती है। फ्लोएम और जाइलम में अंतर पूछा जा रहा है। तो फ्लोएम और जाइलम ये दोनों ऊतक होते हैं पौधों के परिवहन का। तो इसमें देखते हैं कि फ्लोएम क्या करता है, जाइलम क्या करता है। तो फ्लोएम जो है क्या होता है, ये वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के दिए क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम क्या करता है, ये बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधों के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। ये सिंपल भाषा में समझे कि जाइलम क्या होता है, जल और खनिज लवण को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम ये जावित ऊतक होता है, जबकि ये मृत यानी जीवित, ये जीवित को ऊतक होता है, जबकि एक मृत ऊतक होता है, इसमें जीवित भी ऊतक होते हैं। ठीक है, फिर फ्लोएम में इनमें चालनी नलिकाएं साथ ही कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। जबकि इसमें जाइलम में क्या होता है, इसमें वाहिनिकाएं जाइलम मृदुक तथा कास्ट रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त के दो कार्य बताएं। तो रक्त के दो कार्य, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर की सभी ऊतकों का संयोजन करता है। दूसरा इसका कार्य क्या है कि वैसे रक्त के तीन प्रमुख कार्य हैं। रक्त के प्रमुख रक्त हो गया, इसका कार्य क्या हो सकता है कि पदार्थों का परिवहन, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, शरीर में ऑक्सीजन को पूर्ति के लिए जो है हीमोग्लोबिन के साथ शरीर में पूरे ऑक्सीजन को पूर्ति करता है। तो रोगरोधक क्षमता पैदा करता है। तो ये सभी रक्त का काम है। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? दो घटकों का नाम लिखाइए। परिवहन तंत्र जो होता है यानी मानव में जो है जैसे रुधिर हो गया, फेफड़ा हो गया, धमनी हो गया, ये सब परिवहन का मतलब हो गया कि जब मानव में ऑक्सीजन का, ब्लड का, वाटर का, ये सब ले जाने लाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो परिवहन तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे? हृदय हो जाएंगे, रुधिर हो जाएंगे, धमनियां, शिराएं, रुधिर प्लेट्स। दो घटकों का कार्य जो है बताने के लिए था। हृदय का जो है कार्य देख रहे हैं, हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों की सभी कोशिकाओं में वितरित करता है। ठीक है, जबकि रुधिर क्या कहता है कि हृदय जो है, हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में वितरित करता है। जबकि रुधिर क्या करता है कि यह एक गहरे लाल रंग का संयोजी ऊतक है जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्रता पूर्वक रहती है। भोजन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वर्णक पदार्थों के अतिरिक्त हार्मोन्स भी इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में रहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं में उपस्थिति लाल रंग के पाउडर यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से प्राप्त करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना रहता है। श्वेत रुधिर कणिका का कार्य क्या होता है? शरीर में आए हुए रोगाणुओं से युद्ध करके उसे स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करता है। श्वेत रक्त कण जो होता है वह। किंडन क्या होता है? किंडन
तो यह होता है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव यानी ईस्ट शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा एल्कोहल एसिटिक अम्ल इत्यादि का निर्माण होता है, किण्वन कहलाता है। इसमें कुछ ऊर्जा भी मुक्त होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया जो है सूक्ष्म जीव जो है क्या होता है कि इसमें सड़ करके जो है घटित होकर के CO2 और एल्कोहल के रूप में विघटित होता है, वहीं जो है किण्वन कहलाता है। पाचन एंजाइमों का कार्य क्या होता है अथवा आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है? तो देखिए, पाचन एंजाइम पाचन रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचन ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का पाचन एंजाइम विशिष्ट प्रकार का होता है जिसका कार्य भी विशिष्ट हो सकता है। ये पाचन एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं, जैसे कि लार में उपस्थित जो है सैलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस जो है स्रावित होता है जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये सब जो है एंजाइमों का काम है जो शरीर में पदार्थों का जो है पाचन कराता है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या हो सकता है? तो स्वपोषी पोषण जो हम आप लोगों को बताए थे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषम पोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण हरे पौधों में होता है क्योंकि वह जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन की क्रिया से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इन्हें अपने भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन के निर्माण की क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि विषमपोषी में क्या होता है कि इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में होता है। जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जंतुओं को अपने भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। ये जो है विषमपोषी अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, ये दूसरे का भोजन को सेवन करते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनी, शिरा और कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो देखिए, धमनी क्या होता है, इनकी दीवारें तन मोटी और कोशियुक्त होती है। इनके अंदर गुहिका छोटी होती है, इनमें कपाट नहीं होते हैं और इनमें रुधिर दाब साथ बहता है। ठीक है, जबकि शिरा क्या होता है, इनकी दीवारें पतली रेशेदार तथा तन्य होता है। इनका गुहिका बड़ी होती है, इनमें कपाट होता है, रुधिर बिना झटके के बहता है। ठीक है, जबकि कोशिकाएं क्या होती है कि कोशिकाएं दीवारें अधिक पतली होती है। ये कोशिकाओं के अंदर की गुहिकाएं अधिक पतली होती है, इनमें कपाट नहीं होता है, ये धमनी और शिरा से निकलती है। ठीक है, तो ये कोशिका हो गया। पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि पादप में जो दो ऊतक मुख होता है, जाइलम और फ्लोएम, तो फ्लोएम से भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में जटिल संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न सखी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरीमुखी एवं अधोमुखी दोनों शिराओं में होता है। सुक्रोज के रूप में भोजन एटीपी से ऊर्जा लेकर के स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है पादप में जल और खनिज
लवण का वहन कैसे होता है, तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा हम लोग देख चुके हैं कि पादप में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम से जल का वहन और फ्लोएम से ये जाइलम से जल और खनिज लवण का, ये फ्लोएम नहीं रहेगा, जल और खनिज लवण का वहन होता है। जड़ से पानी नमी मौजूद रहते हैं। इस नमी जड़ के पास पानी में नमी मौजूद होते हैं। इस नमी को ये दोनों ऊतकों के माध्यम से जड़ें सोकर पौधों में जो है परिवहन करता है। ठीक है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों पर्याप्त है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो मानव जैसे बहुकोशिकीय जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं तथा ऊतक ही नहीं होते वरन अन्य अंग तथा अंग संस्था भी होते हैं, इनमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। अधिकांशतः अंग शरीर के अंदर की ओर स्थित होते हैं, अतः विसरण की क्रिया द्वारा उन सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। परिणामतः शरीर अंग कार्य नहीं करते हैं। अतः मानव जैसे जीवों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाने हेतु एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। चूंकि विसरण जो होता है कि वायुमंडल से संपर्क में जितने भी जीव का पार्ट जो है, जीव का जो है अंग टच किए हुए रहते हैं, सिर्फ उसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो इसलिए ये छोटे जीवों के लिए हो सकता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरण कर देता है। पुनः यह उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो एक जो है ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त हमारे शरीर में जाता है और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़ों से बाहर निकलता है। वायवीय यानी ऑक्सी श्वसन तथा अवायवीय यानी अनॉक्सी श्वसन में अंतर क्या है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, पहले हम वायवीय श्वसन को देखते हैं कि वायवीय श्वसन जो है श्वसनीय पदार्थों के तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उपयोग होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में और क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें एटीपी के रूप में 30 अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता, अर्थात इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह साइटोप्लाज्म में ही होता है। एटीपी, इसमें एटीपी के मात्र 2 ही अणु जो है निकलता है। ठीक है, फिर इधर जो है वायवीय श्वसन में जो है वायवीय श्वसन में श्वसनीय पदार्थ पूर्ण रूप से अपचयित हो जाता है। अंतिम उत्पाद O2 और जल है। यह सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। अवायवीय श्वसन विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि जो है अवायवीय श्वसन इनमें उपचय अधूरा होता है। अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह कुछ ही जीवों में होते हैं और कम समय के लिए होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु तथा गुदेदार फलों में यह होता है। ठीक है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण क्या होता है? तो गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब जो है सजीव के लक्षण है। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम बताइए।
तो केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी उपकरण हो गया, तारक केंद्र हो गया, ये सब जो है उसका अंगक हो गया। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो किसी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी अंग तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र हो गया। विषमपोषी पोषक से आप क्या समझते हैं? हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे एवं अन्य स्वपोषियों के अलावा प्राय सभी सजीव विषमपोषी ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायोगिक विवरण द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। तो इसके को हम लोग एक फिगर के ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि प्रयोग इसमें हम लोग करेंगे कि इसे सिद्ध करने के लिए एक बड़े बीकर में जल लेकर के इसमें हाइड्रा के कुछ पौधे डालकर उसे कीप से ढक देते हैं। इस कीप में सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे हाइड्रा के पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में CO2 मिलती है। यह कीप के ऊपर अब कीप के ऊपर पानी से एक प्रखनली को उलट कर रख देते हैं। अब इस पूरे उपकरण को सूर्य प्रकाश में रखकर कुछ देर बाद देखते हैं कि हाइड्रिला के पौधे से बुलबुला उठकर जो है प्रखनली के ऊपरी सिरे में एकत्रित होती है तथा प्रखनली के पानी का तल जो है नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, परीक्षण के बाद पता चलता है कि यह गैस ऑक्सीजन है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। देखिए एक हाइड्रा का पौधा है जिसे कीप से ढक दिया गया है और फिर उसके बाद पानी डाला गया है और इसको धूप में रखा गया है। तो देखिए ये जो है बुलबुला के जैसा निकलना वही जो है सूर्य प्रकाश में यही जो ऑक्सीजन की उपस्थिति को दिखाता है। ठीक है, ये जल हो गया, ये बीकर हो गया, ये कीप हो गया, इसमें हाइड्रा का पौधा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में जो उपस्थित छिद्र होते हैं उसके द्वारा होता है। उनके CO2 और O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्या है? पीत जो है क्या है? मनुष्य के पाचन में इसकी क्या महत्व है, अथवा पाचन में पीत रस का महत्व बताना है। ठीक है, तो पीत रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इससे विभिन्न प्रकार के इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो वो कौन कौन? इस तरह पीत रस निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय में बनाता है। यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करता है। ठीक है, यह आंत की दीवारों को क्रमांकुचन के लिए उत्तेजित करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषण में सहायक होता है। यह कुछ विषैले पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो देखिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास जो है, यह श्वसन क्या होता है कि यह क्रिया कोशिका के भीतर होता है। इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है श्वसन में, और श्वासोच्छ्वास में होता है कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होता है। इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। उत्सर्जन और स्त्रावन में जो है उत्सर्जन और स्राव में
उत्सर्जन और स्राव में अंतर स्पष्ट करें। स्राव जो बहता है और निकलता है उस जो ना, ये तो उत्सर्जन का मतलब निकलना और स्राव का मतलब बहना हो गया। तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में उपापचय क्रियाओं में बने वर्ण पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। त्वचा, फेफड़ा, यकृत आदि उत्सर्जी अंग हो गया। जबकि स्राव क्या होता है, इस प्रक्रिया में ग्रंथियों द्वारा द्रव स्रावित किए जाते हैं। इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां स्राव करती हैं। पाचन ग्रंथियां, यकृत और सभी हार्मोन ग्रंथियां स्राव करती है। ठीक है, तो ये स्राव हो गया। रुधिर और लसिका में अंतर पूछ रहा है कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। तो देखिए ये रुधिर हो गया, ये लसिका हो गया। तो रुधिर पहले हम लोग देखते हैं कि यह लाल रंग का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। यह हृदय के अंगों तक हृदय से अंगों तक बहता है और वापिस जाता है। इसमें श्वसन वर्णक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। जबकि लसिका क्या होता है, एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं, यह केवल एक ही दिशा में बहता है अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर जाता है। ठीक है, यह शरीर की कोशिकाओं को नहलाता है। इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होते। ठीक है, और लसिका एक और काम करता है कि ये शरीर में जो है ना वसा का भी वाहक होता है लसिका। रक्त क्या है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। तो रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। मनुष्य में श्वेत रक्त कण कोशिकाओं की संख्या जो होता है 5000 से 10,000 प्रति घन मिली रक्त होते हैं। मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होते हैं। वह कैसा कार्य करता है HCl? तो जो HCl क्या होता है, कास्टिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो कास्टिक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर के भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन अथवा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, इसको सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जो है आवश्यक है। तो देखिए एक जो है फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है। तो ये जो है प्रयोग विधि हम क्या किए हैं कि एक गमले में पौधे को 36 घंटे अंधेरे में स्टार्च मुक्त करने के लिए रखते हैं। ये गमले के पौधे की एक पत्ती के दोनों ओर काला कागज क्लिप से लगा देते हैं। इसके पश्चात पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूर्य के तीव्र प्रकाश में रखते हैं। उक्त पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर KI का घोल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है देखिए ये होता है, इसको ढक देते हैं। ठीक है, पौधों में रख देते हैं, काला क्लिप लगा देते हैं इस पर। तो इसमें क्या निरीक्षण जो है क्या हुआ कि पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था पीला है, शेष भाग मंड के कारण नीला हो गया है। ठीक है, जिस पर काला है ढका गया था उस पर प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं, इसलिए यह पीला हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यकता है। बिकॉज कि यहाँ पर जो है यह नीला हुआ ही नहीं, यहाँ पर पीला ही रह गया यह। ठीक ना, तो इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक होता है। ठीक है, तो जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर
श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। जलीय जैसे मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल तेजी से जल लेती है और बलपूर्वक इसे फ्लोम तक पहुंचाती है, क्लोम तक जो है ना, गिल्स तक पहुंचाती है। वहां जल में घुली ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है, ठीक ना, और वहां से जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसको जो है मछलियों का जो है ब्लड उसको ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जलीय जीव क्या होते हैं, क्योंकि जलीय जीव में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वह ऑक्सीजन वायुमंडल से ही जाता है, और स्थलीय जीव में पूरा वायुमंडल है और ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ये आराम से स्थलीय जीव बिल्कुल आराम से श्वसन का क्रिया करते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, जबकि पानी में कम ऑक्सीजन घुला हुआ है, इसीलिए जो है मछलियां जल्दी जल्दी श्वास लेती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। इस तरह से जो है जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज्यादा लाभप्रद रहता है। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखना है कि कौन कौन सा जाए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो मछली क्या होता है, गिल छिद्र से यानी गिल से लेता है श्वसन। मच्छर क्या होता है, वायु नलिकाएं से श्वसन करता है। केंचुआ क्या, त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य क्या, फेफड़ा से श्वसन करता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए, ठीक है, कि पोषण की प्रक्रिया कैसे होता है। तो अमीबा सूक्ष्म जीवों को अपना भोजन बनाता है तथा सूक्ष्म पौधों को भी अपना भोजन बनाता है, जो जल में तैरते रहते हैं। इसका भोजन ग्रहण करने का तरीका होलोजोइक है। यह पादाब बनाकर यानी कूटपाद बना करके अपना शिकार पकड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है कूटपाद बना करके ये पौधे जो है शिकार को पकड़ लेता है। पहले यहाँ शिकार देखता है तो क्या करता है, अपने जो है इस तरह से आकृति बनाता है और ये अपने त्वचा को फैलाते जाता है, फैलाते इस तरह से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ये जो है क्या होता है कि धीरे धीरे इसका जो है पिघलना शुरू हो जाता है और वह उस तरह से अपना उसको सेवन करना शुरू कर देता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोनो वस्तु सजीव है, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है कि यद्यपि हम अपने चारों ओर अनेकों वस्तुओं को देखते हैं, अब हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि कौन सी वस्तु जीवित है, कौन सी वस्तु अजीवित है यानी निर्जीव है। इसके लिए हम उनमें होने वाली गति को देखेंगे। गति को देखते हैं, यदि वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति के गति करती है तो उसे जीवित कहते हैं। यदि कोई बहुकोशिकीय जीव सोई हुई अवस्था में है तो भी आणविक गति निरंतर होते रहता है। यद्यपि वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है तो भी उनमें गति होती है। स्पष्ट है कि गति द्वारा हम सजीव तथा निर्जीव वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं। गति जो है फिर जो है उसमें जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है। तो ये सारी चीजों से हम लोग देख लेते हैं। रक्त क्या है, मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। हम लोग ऊपर भी देखे हुए हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका मूल कार्य परिवहन है। मानव रक्त में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिली रक्त होता है, ठीक है। ये आरबीसी का, ऊपर हम लोग डब्ल्यूबीसी देखे हुए हैं। वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है, अथवा पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखना है। तो देखिए, पौधों में पत्तियों के छिद्रों से जल वाष्प के रूप में जल के बाहर निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। इसका महत्व है कि यह जल अवशोषण को नियमित करता है, रसारोहण के प्रति उत्तरदायी होता है, पौधों में तापमान संतुलन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क की अनुप्रस्थ काट
कर चित्र बनाइए, इसका चित्र बनाने के लिए पूछता है। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग चित्र बना देंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे, सभी चीजें देख देंगे कि ये संपुट हो गया, कॉर्डुलरी किरण हो गया, ये संवजी ऊतक हो गया, यहाँ पर बर्टिनी का रीनल कॉनल हो गया, यहाँ पर पिरामिड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग चित्र बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो देखिए, हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन को देख लिए हैं, ये क्वेश्चन अलग अलग बदलता है, इसलिए इस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से श्वसन की क्रिया करते हैं, जबकि जलीय जीव पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन से श्वसन का क्रिया करता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं बल्कि CO2 आवश्यकता है, जबकि हम लोग देख लिए हुए हैं प्रकाश भी देख लिए हैं। ठीक है, तो अब CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे आवश्यकता है? तो बिल्कुल इसी तरह का हम लोग काम करेंगे, प्रयोग करेंगे। गमले, इसका उपकरण क्या होगा कि गमले में लगा पौधा KOH के घोल से भरी बोतल में KI घोल दिया जाता है। गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। एक हरी पत्ती को चौड़े मुख की बोतल में कर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर दिया जाता है कि वायु उसमें नहीं जाए। उपकरण के कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। कुछ घंटे बाद जो है पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल के घोल पर KI जो है घोल लगाते हैं। जैसे देखिए, ये उपकरण हो गया, पौधे को जो है ये जो है एक बोतल में रख दिया जाता है, इसमें KOH का घोल डाल दिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता क्या पड़ती है? CO2 की आवश्यकता जो है वह तथा निरीक्षण से हमको क्या मिला है कि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था पीला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बोतल में रखे KOH द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी न होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। तो परिणाम क्या निकलता है कि प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लाल रक्त कोशिका की संरचना तथा कार्य बताइए। लाल रक्त कोशिका, इन्हें जो है इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका को जो उभयन्तोदक डिस्क की तरह रचना होता है। इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतः प्रद्रवी जलिका जैसे कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोग की होती है। इसके इस विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मनुष्य में इसकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव के प्रति मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, देखिए ये क्वेश्चन हल्का सिर्फ बदलता है, उसी के लिए हम लोग इसको देखे हुए हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित होते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। तो एक होता है, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियशील एवं नष्ट करता है। ठीक है, जो रोगाणु रहता है उसको मारता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। ठीक है, अनुरक्षण क्या है?